सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 और 41 पे अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। राज्य सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान 2 लॉकडाउन और कोरोना संकट को झेला है। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने राजस्थान का औद्योगिकरण को लेके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लेके मुख्यमंत्री जी ने जो 3 साल में जो काम किए वो ऐतिहासिक काम किए गए। माननीय सभापति महोदय, 2018 में जब सरकार बनी थी तो राजस्थान सरकार ने 3-4 मेगा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए थे राजस्थान को विकास की गति देने के लिए। दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन, इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी विशाल औद्योगिक परियोजनाओं को राजस्थान सरकार लेके आई थी। लेकिन 3 साल में 2 साल कोरोना में निकल गए। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की तरफ से इस पे पूरा फोकस किया गया। इसको बढ़ाने के लिए पूरी सरकार ने पूरा इंतजाम किया गया पैसों का। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 इसमें परियोजनाएं, फ्रेट कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से जो अपेक्षा कर रहे थे मदद की, मुझे लगता है वो मदद नहीं हो पाई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले भी हुए। माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण परियोजना जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन, हमने 1500 एकड़ के आसपास ज़मीन को चिन्हित किया, जिसमें 700 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया। नंबर 2, जयपुर में IT कंपनियों के लिए प्रस्तावित फिनलैंड पार्क, जिसमें 40 हेक्टेयर ज़मीन का हमने एक्वायर करके उस पर काम स्टार्ट किया। MSME एक्ट में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम विधेयक अधिनियम 2019 में हम लोग लेकर आए थे, जिसमें 5 साल तक इंस्पेक्शंस का, लाइसेंस का, सारी छूट का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया। और सारी प्रक्रिया का ऑनलाइन किया। वो इसलिए किया गया कि जो इन्वेस्टर राजस्थान में आना चाह रहा है उसी किसी प्रकार की ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टल नहीं हो और वो अपना इन्वेस्टमेंट करे। राजस्थान में औद्योगिकरण के क्षेत्र में एक विकास की गति और तेज की जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ, लघु उद्योग योजना, नए उद्योग चले आ रहे उद्यम के विस्तार के लिए 10 करोड़ का ऋण, ब्याज 10 करोड़ के ऋण के ऊपर राजस्थान सरकार ने सब्सिडी देने का भी फैसला किया। निवेश के लिए 2019 में निवेशकों को विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर, स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतर शुल्क में भी 7 साल के लिए 100% छूट का भी प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, रिको हमारे बहुत बड़ी संस्था राजस्थान की, और पूरे भारत में जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं वो जब भी राजस्थान में आते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, वो रिको की चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पे राजस्थान के विकास में रिको का महत्वपूर्ण योगदान है। रिको जब से बना है, निश्चित तौर पे नए इंडस्ट्रियल जोन हमने डेवलप किए हैं, नई इंडस्ट्री बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे, मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उन्नति की दिशा में अच्छे योगदान के लिए 6 सितंबर 2021 को एक पौंडुचेरी में एक कन्वेंशन हुआ था। काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया रिको को। उसमें 25 स्थान राजस्थान के रिको के चिन्हित किए गए, जिनको बेस्ट प्राइज दिया गया कि सबसे बेस्ट जोन है जहां इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ये रिको का एक उपलब्धि है रिको के क्षेत्र में। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने लघु औद्योगिक प्रोत्साहन योजना 2019 में स्टार्ट करी थी। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए उद्यमियों को 25 लाख रुपए पे 8%, 5 करोड़ के लिए 6% और 10 करोड़ के लिए 5% ब्याज में सब्सिडी दी गई। ब्याज के अंदर ये इसलिए दिया गया कि जो इंडस्ट्री में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उनको थोड़ी बहुत रियायत मिल सके, और सरकार ने फैसला किया। योजना के शुरू में अब तक 10,588 आवेदकों को बैंकों के माध्यम से 2,535 करोड़ रुपए की अधिक का ऋण दिलाया गया। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इसके साथ साथ एक हमारे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया। एक पोर्टल स्टार्ट किया। पोर्टल दिसंबर 2021 तक 4,21,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन उद्योगों में
29,444 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। प्रदेश में महत्वाकांक्षी रिफाइनरी योजना, कितनी बड़ी योजना है ये, पूरे मारवाड़ साइड की उस पूरा का पूरा हमारा जो रीजन है उसकी लाइफलाइन है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के माध्यम से जो रिफाइनरी लग रही है, इसके निर्माण के लिए अब तक 11,995 करोड़ रुपए हम लोग खर्च कर चुके हैं इस पर। और ये महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें सरकार की मंशा है कि जिस दिन ये योजना पूरी हो जाएगी उस पूरे रीजन में नौकरी के अपार संभावना है। और सरकार ये कोशिश भी कर रही है, करीब करीब जो एस्टिमेटेड जो है रैंडम जो है वो 1,40,000 के आसपास नौजवानों को नौकरी मिलेगी सरकार इस रिफाइनरी के माध्यम से। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान में खनिजों की अपार संपदा है और राजस्थान खनिजों के लिए प्रसिद्ध भी है, पूरे भारत में नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है। और राजस्थान सरकार ने जो खनिज प्रोडक्शन के लिए जो तैयारी कर रखी है उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि में हमने जो प्रधान हमारा जो खनिज है लाइमस्टोन, जिसके लिए हमने 2 ब्लॉक ई ऑक्शन के माध्यम से हमने किए और आगामी वर्षों में 6,888 रुपये का हमें राजस्व भी इसमें मिलेगा। और उसमें 2 ब्लॉक लाइमस्टोन के और 1 ब्लॉक कॉपर का ई ऑक्शन की जो है वो प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया जारी है ताकि एक खनिज का जो मामला रुका हुआ था वो आगे बढ़ सके। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, राज्य सरकार के प्रयासों से 4 वर्षों में न्यायिक विवादों का, जिनके कोर्ट के पेंडिंग केसेस थे, उनका राज्य सरकार ने निवारण किया। निवारण से वैध बजरी खनन प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। अब तक टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा व जालोर जिलों में 6 खनन पट्टों में खनन शुरू किया जा चुका है। फरवरी महीने तक अन्य क्षेत्रों में वे पर्यावरण की अनुमति प्राप्त कर खनन प्रारंभ कर दिए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, रीको के द्वारा औद्योगिकरण की गति को बढ़ाए रखने के लिए प्रदेश में अलग अलग जगह पर 3,816 एकड़ भूमि को एक्वायर किया गया है। लगभग 4,281 भूखंड अब तक हम लोग अलॉटमेंट कर चुके हैं लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये रीको का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। राज्य में समग्र विकास, औद्योगिक विकास के निवेश, रोजगार के नए अवसर हेतु 147 सब डिविजनल हेडक्वार्टर में चरणबद्ध औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी कहा था। और प्रथम चरण में 64 सब डिविजन हेडक्वार्टर पे हम रिको का क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, देश के विभिन्न शहरों में और देश के बाहर भी हमने जो इन्वेस्टर जो है उनसे कांटेक्ट कर रहे लगातार। दुबई में भी हमने कांटेक्ट किया और जो निवेश के लिए जो हमारे पास जो सम्मेलनों के माध्यम से जो प्रस्ताव आए हैं वो 5,73,327 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, राज्य एवं जिलों में सम्मेलनों में 1,33,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। ये हमें अब तक प्राप्त हो चुके हैं। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम सबमिट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं, दूसरे स्टेटों के भी आ रहे हैं और राजस्थान में इंडस्ट्री लगाने का वो प्रस्ताव भी दे रहे हैं। और इस बात की खुशी है राजस्थान सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मुख्यमंत्री ने जो अहम फैसले करके बदलाव की जिस पॉलिसी के अंदर, निश्चित तौर पे आने वाले समय में राजस्थान को इस बात का फायदा होगा। राजस्थान में इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं और आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान सरकार की सबसे बेहतर है हिंदुस्तान के अंदर। हर बिजनेसमैन सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करने पहले सबसे पहले सोचता है कि मेरा पैसा कहाँ सुरक्षित है, कहाँ व्यापार मैं कर सकता हूँ, कहाँ मेरा पैसा सेफ रहेगा, कहाँ मुझे 2 रुपए का धंधा मिलेगा। तो इसमें राजस्थान के तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे पहले राजस्थान को प्रायोरिटी के आधार पर राजस्थान को चुनते हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। इसी दृष्टि में राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निवेश का अहम योगदान है। इस हेतु प्रदेश में औद्योगिक विकास में उद्यमियों के विशेष रूप से अप्रवासी हमारे जो NRIs हैं जो करीब राजस्थान के वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, इस अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे काफ़ी लोग हमारे प्रदेश से गए हैं। वो अपनी मिट्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जब पहले भी मुख्यमंत्री थे तब भी उन लोगों से कांटेक्ट किया और सबने राजस्थान में आके इन्वेस्ट करने की अपनी रुचि दिखाई है। हर इन्वेस्टर ये सोचता है कि दुनिया के बाहर जाके व्यापार करो। जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ है, जिस मिट्टी से उसका लगाव है, उस मिट्टी में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। सरकार ने इसके माध्यम से इसको जोड़ने के निरंतर प्रयास किए NRIs को। देश के 7 शहरों में दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का आयोजन किए गए हम लोगों ने। दुबई में एक्सपो में राज्य का प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। अमेरिका स्थित निवेशकों के साथ VC के माध्यम से कॉन्टैक्ट किए गए और उन लोगों ने भी रुचि दिखाई गई है। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्रथम बैठक में 1,67,725 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। माननीय सभापति महोदय,
मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे राजस्थान सरकार ने जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, SC/ST लोगों का, सरकार की मंशा है कि इनकी भी इंडस्ट्री में भागीदारी हो, ये भी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करें, ये भी उद्योग धंधे लगाएं। सरकार ने विशेष तौर पे इनके लिए एक पैकेज तैयार किया है, जो मुख्यमंत्री ने बजट में भी जिनकी चर्चा करी थी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत SC/ST वर्ग के लिए, उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन देने हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पेशल पैकेज योजना का प्रावधान किया गया है। 30 मार्च 2021 को किया गया था। इस योजना को राज्य की फ्लैगशिप जो योजना है उससे जोड़ा गया है और 7,215 जो डिस्प्यूटेड मैटर थे, जिनका प्रकरणों जिनमें स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतर से संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार की मंशा रही है गरीब और कुचले व्यक्ति को आगे बढ़ाने की। उसी दिशा में मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्पेशल पैकेज जो योजना है उसके माध्यम से उन तबकों को आगे बढ़ाने की कोशिश की सरकार का, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ही मकसद रहा है जो दबे और कुचले लोग हैं उनका भी समाज में बराबर की भागीदारी हो। भागीदारी उसी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक प्रोत्साहन के तौर पे इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका निश्चित तौर पे लोगों को फायदा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, पचपदरा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR की स्थापना की जाएगी, जिसका खर्चा 1,000 करोड़ के आसपास होगा और 1,40,000 रोजगार के नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे बच्चों को। राजस्थान के औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए भी का गठन भी किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी का CISF की तरफ पे केंद्र सरकार की एजेंसी थी जो एयरपोर्ट की, हमारी माइंस की, दूसरी इंडस्ट्रीज की रखवाली के लिए रखी जाती थी। राजस्थान सरकार ने एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2,000 लोगों को भर्ती करने का फैसला किया है, जो हमारी इंडस्ट्री का ध्यान रखेगी। एक लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, एक एक्सपेरिमेंट तौर पे किया जिसका मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में टूरिज्म हमारा महत्वपूर्ण एक हिस्सा है टूरिज्म का, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और जो जितना खर्चा होगा उसकी राशि को भी 1,000 के आसपास कर दिया गया। और पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स जो है, जो समय पर जो SGT का जो जमा करते थे उनको वापस जमा करते थे, जनवरी 2022 से मार्च 2022 में जमा अवधि कराई गई SGT की 50% की राशि को विड्रॉ करने का भी मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कृषि पर आधारित औद्योगिक की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान के सारे जिलों में अलग अलग खेती होती है, कहीं जीरा होता है, कहीं कपास होती है, कहीं किन्नू होता है, कहीं गाजर होती है, कहीं माल्टा होता है और कृषि की अपार संभावनाएं हैं। पहली बार राजस्थान सरकार ने फूड प्रोसेसिंग कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। ये एक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला है। हमारे किसानों की जो फसलें हैं वो कैश क्रॉप्स हैं जिनका समाधान हो नहीं पाता था और किसान पैदा करने के बाद में उसको फेंकना पड़ता था। सरकार ने उनको मजबूती करने के लिए, उनको संबल प्रदान करने के लिए कृषि के क्षेत्र में जितनी इंडस्ट्रीज है उनको आगे बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया। माननीय सभापति महोदय, MSME इकाइयों की स्थापना और विस्तार हेतु मुख्यमंत्री जी ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इंटरेस्ट सब्सिडी को 8% से बढ़ाकर 9% करने का प्रस्ताव किया है। इस बजट के माध्यम से मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क आदि की ब्याज माफी योजना 2019 सफल रही थी। जो मंडी शुल्क जो का था, जिसमें हमने ब्याज माफी की जो योजना थी वो बिल्कुल कामयाब योजना हुई, उसी को आगे बढ़ाते मुख्यमंत्री जी ने इसकी 30 सितंबर 2022 तक को करना प्रस्तावित मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय सभापति महोदय, 2020 और 21 और 22 के बजट में घोषित नवीन मंडियों, मिनी फूड पार्क के लिए भूमि निःशुल्क आवंटन करने का फैसला किया गया है। निश्चित तौर पे छोटे किसान होते हैं, छोटे काश्तकार होते हैं, जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, जमीन नहीं होती सरकार की तरफ से या किसी बैंक या वित्तीय संस्था की तरफ से लोन नहीं मिलता। सरकार ने बगैर पैसे के जमीन देने का फैसला किया है। कितना बड़ा फैसला है। एक इंसेंटिव सरकार ने लिया है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर इसका बाहर से इन्वेस्टर भी आएगा और लोकल किसान को भी इसका फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इस टैक्स में काफी छूट दी गई है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। राज्यों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कृषि भूमि को श्वेत व्हाइट श्रेणी की सूची में रखा गया है।
सूक्ष्म लघु मध्यम एवं वृहद उद्योगों के लिए भूमि का रूपांतरण शुल्क संपूर्ण छूट, कन्वर्जन चार्ज जो बहुत ज्यादा होता था, आधे किसान और आधे छोटे व्यापारी तो इसलिए भग जाते थे, कन्वर्जन फीस दे ही नहीं पाते थे। सरकार ने कहा इंडस्ट्री को डेवलप करो और कन्वर्जन छूट में पूरी तरीके से छूट कर दी गई सरकार की तरफ से। ये स्वागत योग्य कदम मुख्यमंत्री जी का है। माननीय सभापति महोदय, रिप्स 2010 एवं रिप्स 2014 का लाभ ले रही इकाइयों को लाभ देने की तारीख को अवधि को 31 मार्च 2022 तक शेष है। इनकी अवधि 1 वर्ष बढ़ाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जो कृषक कल्याण कोष था, जो किसानों के लिए छोटे मजदूरों के लिए जो आया करता था, उस कृषक कल्याण कोष जो मंडी से हम लोग कलेक्ट करते थे, मुख्यमंत्री जी ने उस कृषक कल्याण कोष शुल्क को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। और पहले 2% था, 1% कम किया है, उसको भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया ताकि हमारी छोटी जो इकाइयां हैं मंडी लेवल पर उसको फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में उद्यमियों के लिए बकाया राशि छूट हेतु वैट एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। ये बहुत बड़ी समस्या थी, पैसे में दिक्कत थी, कोई किस्त नहीं दे पा रहा था, कोई बिजली का बिल बकाया था, कोई कन्वर्जन लैंड का बकाया था, कोई तमाम तरीके की दिक्कत थी, वैट की बहुत भारी दिक्कत थी। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के बावजूद भी आर्थिक तौर पर सरकार का नुकसान हुआ, 2 लॉकडाउन थे सरकार के पास में, नुकसान हुआ। हमारा जो रेवेन्यू जो कलेक्शन जो था मार्च के महीने में दोनों दफा कम हुआ, जितना एक्सपेक्टेड हम लोग मान के थे कम हुआ। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने एमनेस्टी योजना को चालू किया, 2022 हम लोग लेके आए। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक व्यापारियों को राहत प्रदान की गई। सरकार को 500 करोड़ का इससे राजस्व प्राप्त हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ, राजस्थान MSME फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड द ऑपरेशन एक्ट 2019 के अंतर्गत उद्यमियों के संबल प्रदान करने हेतु उद्यमियों को 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई निरीक्षण नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई और सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि वो फ्री में अपनी इंडस्ट्री लगा सके और सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। माननीय सभापति महोदय, रिको के द्वारा प्रति वर्ष 10% का सर्विस चार्ज लिया जाता था। रिको की जमीन लेने पे 10% का हर साल सर्विस चार्ज लिया जाता था। हर व्यापारी परेशान था। मुख्यमंत्री जी ने उनको ध्यान देते हुए, कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस सर्विस चार्ज को 2022-23 के लिए नहीं बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है। यह स्वागत योग्य फैसला है। माननीय सभापति महोदय, कोविड की महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 2022-23 के लिए डीएलसी रेट जो 10% था, उसमें भी 5% की कमी की गई है। ये मुख्यमंत्री जी के लिए इस बात के धन्यवाद के पात्र है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्टी से आने वाले सदस्य बोल रहे थे कि जब से मोदी सरकार आई है हमने 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात करी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2004 से लेकर 2014 तक का समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी यूपी के हिंदुस्तान के अंदर, और जीडीपी जब सरकार हमारी गई थी, जीडीपी 9% के आसपास थी उस वक्त थी, और जितना इन्वेस्टमेंट बाहर से आए थे, बाहर से मुल्कों से, उतना इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं आया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में घूम के आ चुके हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जरा बताएं कि पिछले 7 साल में कितना इन्वेस्टमेंट इस देश में आया है, कितना इन्वेस्टमेंट इस देश में, जरा डाटा तो रखें। और इसके साथ साथ मैं भी ये आपका करना चाहूंगा कि मेक इंडिया की इन्होंने बात करी है, मेड इन इंडिया की इन्होंने बात करी है, लेकिन सभापति महोदय, भारत सरकार के जो PSUs थे, एयर इंडिया इन्होंने बेच दिया, रेल इन्होंने बेच दी, पानी इन्होंने बेच दिया, जमीन इन्होंने बेच दी, और बाकी भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग, बाकी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। पंडित नेहरू ने जब ये POC जब आई थी इस देश के अंदर, सरकार का रेवेन्यू के अलावा ये इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था कि देश में रोजगार के अवसर पैदा हो। ये सरकार उनको प्राइवेटाइज तौर पे बेचने, आनंद फानों ने बेचने की कोशिश की रही है। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं आज फलानी PSU बेचने की तैयारी चल रही है, और उसमें यह कहा जाता है कि बेस्ट प्राइस के आधार पर बेच रहे हैं, लेकिन कितने लोग उसमें रोजगार कर रहे हैं, कितने लोगों को उससे किसके परिवार चल रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। माननीय पार्टी से आने वाले सांसद सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में एक स्पिनिंग मिल थी, जिस स्पिनिंग मिल में 2000 से ऊपर लोग काम करते थे, 2015 में आपने उसको बंद कर दिया गया, और करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की मशीन बर्बाद हो रही है, उसका उनके मजदूरों का आज तक समाधान आपकी सरकार ने नहीं किया। उसका जवाब आपके पास है इस बात का? गंगानगर में स्पिनिंग मिल आपने बंद करी है,
जितनी सरकारी मिलें थी राजस्थान में कोऑपरेटिव के माध्यम से, वो आपके सरकार के जमाने में बंद हुई है। 2015 याद करो, 2015 मेरा अगर आंकड़ा गलत हो तो मैं सदन में ये बड़ी जिम्मेदारी से सदन में जवाब दे रहा हूँ। 2015 का स्पिनिंग मिल मार्केट का जब आप बोलते हैं सदन में जवाब दे रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करते। कोई बात हो तो फिर माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। संबोधित करिए, कोई आप जवाब के लिए टाइम ले लेना। माननीय सभापति महोदय, अभी नहीं। माननीय सभापति महोदय, गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला बिल्कुल सरहद के ऊपर है। पाकिस्तान के सरहद पे भी है, पंजाब के सरहद भी है। पूरा का पूरा दोनों जिले ये एग्रीकल्चर पर आधारित है। यहाँ की जो जीवन लोगों का चलता है वो खेती पर आधारित चलता है। अगर किसान कमजोर होगा तो देश पहले कमजोर होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी वहां फसलें पैदा होती है किसान के लिए, गंगानगर में अपार संभावनाएं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, ड्राई पोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बार बार वहां के व्यापारी लिखते हैं कि ड्राई पोर्ट हो और एक एयरपोर्ट हो। जो गंगानगर में गाजर पैदा होती है, गंगानगर में किन्नू पैदा होता है, गंगानगर में गवार पैदा होता है, चना पैदा होता है गंगानगर में। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गवारगम का पाउडर, किन्नू के मसाले, जो गेहूं, कॉटन, ये सारे के सारे मुंद्रा पोर्ट के माध्यम से, कांडला पोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट होते हैं, जिनका जो कम से कम 700-800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में ये पोर्ट पे जाते हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप आने वाले समय में गंगानगर में एक ड्राई पोर्ट खोलें ताकि व्यापारियों को इस बात का फायदा हो और अपने सामान को विदेश में बेच सके। माननीय सभापति महोदय, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में आवंटित भूखंडों की राशि बिना ब्याज जमा कराने के बाबत हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि काफी साल से रिको के लोगों ने प्लॉट ले रखे हैं, इंडस्ट्री लगी हुई है, कईयों की इंडस्ट्री लग नहीं पाई है। ब्याज की राशि मल्टीप्लाई ब्याज इतना ज्यादा हो गया कि इंडस्ट्री लग नहीं पा रही है। आप कोई ना कोई रास्ता निकाल के उन लोगों को ब्याज की राशि में आपको राहत दे ताकि आपकी इंडस्ट्री भी शुरू हो सके, लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुरानी इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स है उसके एक्सपेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है आपके पास में। उसके एक्सपेंशन का कोई ना कोई रास्ता निकालें ताकि वो उनको सरकार लोन भी दे सके और उसी इंडस्ट्री को नई मशीन के हिसाब से आधुनिकीकरण उसका किया जाए। इस पे आप कोई ना कोई निश्चित तौर पे विचार करें। सभापति महोदय, जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है इलेक्ट्रिसिटी की। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि राजस्थान में विद्युत की अपार संभावना है, बिजली की। निश्चित तौर पर संभावना है, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन हमने 23,000 मेगावाट यूनिट पैदा आज राजस्थान में हो रही है। और ये सारी की सारी जिस तरीके से हमने बिजली पैदा करने के जो सौर ऊर्जा में जो मुख्यमंत्री जी जो कानून में बदलाव किया, रेवेन्यू एक्ट में बदलाव किया है, उसकी वजह से इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है। और अपार संभावनाओं को देखते हुए हमने पिछले, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, 2013 से 18 का जो समय था, आप जरा अंदाजा करिए आपने कितनी यूनिट बिजली पैदा करी। ये भी आपको सदन को बताने की कृपा करें तो मैं आपका धन्यवादी होऊंगा। माननीय सभापति महोदय, जो बिजली की जो व्यवस्था है, बार बार बॉर्डर एरिया पे कट लगते हैं, इसलिए इंडस्ट्री में दिक्कत होती है। कई मशीन ऐसे होती है जो 24 घंटे चलती है, कट लगने के बाद में व्यापारी को काफी नुकसान होता है। सरकार इसका भी कोई ना कोई समाधान करके कंटिन्यू लाइट मिले और ठीक लाइट मिले, अच्छी लाइट मिले, इसकी भी सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए, मेरा आपसे आग्रह रहेगा। सभापति महोदय, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में आरक्षित आवंटन दर कम करने की बाबत जो रिजर्व प्राइस इंडस्ट्रियल एरिया की है, उस पर सरकार को एक पुनर्विचार करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि आपकी जो रिजर्व प्राइस है वो प्राइस थोड़ी सी कम करिए, क्योंकि मार्केट में इससे सस्ता प्लॉट मिल रहा है। आजकल हमारी सरकार की पॉलिसी, अगर एग्रीकल्चर की जमीन लेके अगर इंडस्ट्री लगाओगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, वो सस्ती पड़ती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पे कोई ना कोई विचार करके जो आपका रिजर्व प्राइस है उस पर आप कम करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, गंगानगर हनुमानगढ़ में जिले में कृषि भूमि लहसुन, प्याज, टिंडा, ककड़ी, गाजर, हरी मिर्च आदि के लिए उपयुक्त स्थान है। गंगानगर जो है, सबकी पैदावार के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना बनाई जाए। लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाने के लिए, गाजर आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की व्यवस्था हो। और पामा रोजा नींबू का रख, जामा रोजा गुलाब का रख आदि के लिए भी योजना बनानी चाहिए, जिससे इलाके में किसान को मॉडर्न खेती के बारे में जानकारी मिल सके और किसान इस पे कर सके। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, गंगानगर पूरे हिंदुस्तान में किन्नू की मंडी है और गंगानगर का किन्नू बांग्लादेश भी जा रहा है और उसकी मिठास भी प्रसिद्ध है, किन्नू और गाजर की दोनों की।
लेकिन सरकार की तरफ से या फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से अगर प्रोसेसिंग प्लांट लगता है तो निश्चित तौर पे हमारे आस पास पंजाब में प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं। सरकार कोशिश कर सकती है प्रोसेसिंग प्लांट लगे तो सरकार को रेवेन्यू भी होगा, किसान और व्यापारी को इस बात का फायदा भी होगा। अपार संभावनाएं किन्नू की, वो करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। इसके साथ साथ गंगानगर की जो गाजर है वो बड़ी मशहूर गाजर है, वो गाजर पूरे देश में जा रही है, देश से बाहर भी जा रही है। उसके लिए भी गाजर मंडी के लिए भी मैं आग्रह करूं मंत्री से कि गाजर मंडी की व्यवस्था करके, ताकि गाजर के आधारित जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, गाजर का मरबा बनता है, गाजर की 10 चीजें बनती है, उस पर सरकार कुछ ना कुछ करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री के मामले में सरकार, जिस तरीके समिट हम लोग आयोजन किया कुछ दिन पहले गंगानगर में, उस समिट के माध्यम से बाहर का इन्वेस्टर आया था, लेकिन इन्वेस्टर इंसेंटिव के लिए बार बार सरकार से आग्रह कर रहा है, वो सिक्योरिटी भी चाह रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जो आपने जो समिट स्टार्ट किए हैं, उस समिट में आप पूरे अधिकारियों के साथ में एक बार व्यापारियों को फिर बुलाएं। निश्चित तौर पे हरियाणा और पंजाब के लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि राजस्थान सबसे सेफ जगह है, यहाँ की सरकार ठीक है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है, इसलिए आप इस पे कोई ना कोई रास्ता करके इस पे कुछ ना कुछ करें। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मंत्री जी, सादुल शहर मेरा विधानसभा क्षेत्र है, आज से 20 साल पहले इंडस्ट्रियल एरिया बना था, उसके एक्सपेंशन की अपार संभावना है। लोग दूसरे स्टेट से आगे किसानों की जमीन खरीद रहे हैं और वहां इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप उसको एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें ताकि हम एक अच्छा औद्योगिकरण वातावरण पैदा करें और लोगों को इस बात का एहसास हो कि राजस्थान में इसकी सरकार जो इंडस्ट्री की तरफ बढ़ावा दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है कि राजस्थान हिंदुस्तान का नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया बने। सभापति महोदय, माध्यम से करना चाहूंगा कि पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु नानक पीठ की घोषणा करी थी। हम 500 साला गुरु नानक देव जी का हमने सेलिब्रेट किया था। मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय में गुरु नानक पीठ की स्थापना करने की घोषणा करी थी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। बार बार सिख कम्युनिटी के और जो गुरु नानक देव जी को जो मानने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि सरकार से आग्रह करके इसकी स्थापना की जाए, ताकि लोगों को लगे कि सरकार इसमें गंभीरता से इस बात को ले रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक ट्रेन हजूर साहब के लिए, जहां हजूर साहब के लिए जाती है गंगानगर से, वो ट्रेन में हजारों सिख यात्री जाते हैं यात्रा करने के उद्देश्य से। वो ट्रेन वीकेंड चलती है। केंद्र सरकार का मसला, हमारे साथी बैठे सामने वाले, केंद्र सरकार में नहीं की चलती, हमारी नहीं चलती है। से इनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार से कहें कि वो सादुल शहर में इसका ठहराव करें, क्योंकि हजारों यात्री हजूर साहब की यात्रा करने के लिए जाते हैं, उनकी एक श्रद्धा का केंद्र है, लोग वहां जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सादुल शहर से अमृतसर के लिए भी कोई ना कोई बस सेवा चालू करें। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब नहीं है, वो यहाँ से चले गए हैं, उस बस सेवा चालू करें, क्योंकि काफ़ी यात्री अमृतसर के लिए भी जाते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि मशहूर तीर्थ स्थान है सिखों का। और गंगानगर में करीब 30-35% के आसपास आबादी जो पंजाबी आबादी है, सारे लोग ही उनको मानते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि लोग जा सकें। और आज जो मांग संख्या 41-42 पे जो आपने उद्योगों के बारे में जो चर्चा कराई है, निश्चित तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो इंसेंटिव लिए हैं, जो राजस्थान मुख्यमंत्री ने एक नए राजस्थान के निर्माण का जो फैसला किया है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसका फायदा होगा। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री का विजन जो है 2023 है, वो विजन निश्चित तौर पे हम उसमें कामयाबी मिलेंगे। जो अपार संभावना है राजस्थान के अंदर, और इतने फैसले जो लिए गए सरकार के माध्यम से, निश्चित तौर पे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और एक नया इंडस्ट्रियल वातावरण भी प्रदेश में पैदा होगा। इस बात की मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि रीको को रिस्ट्रक्चर करे, रीको की जिसने जमीन ले ली है, रीको जब उस जमीन से पीछा नहीं छूटने वाला, उसका इसलिए नहीं छूटने वाला कि हमारी सरकार आती है तो खूब इंसेंटिव व्यापारी को दिए जाते हैं, जैसे ही सरकार बदलती है उसके वापस कैची चलानी शुरू कर दी जाती है। माननीय सभापति महोदय, भारत के अंदर जिस तरीके का वातावरण बन गया, आप देख रहे हो, पूरे वातावरण बन गया। पिछले 7 साल के अंदर जो इंडस्ट्री का हाल इस देश में हुआ है, लगता है दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हुआ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। श्री अशोक लाल।